वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आप सभी को ये तो पढ़ा चुका हूं मैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मॉडुलस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 हो और उसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या चीज होता है ये जानते हैं। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए, जिसमें एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए और वहां से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिसेस हम कंसीडर करते हैं, ताकि किसी पॉइंट को जो 3D स्पेस में है उसको हम लोकेट कर सकें। ठीक है, और उसकी कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हम कह देते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई एंड जेड एक्सिसेस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो हियर इज द ओरिजिन। इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब कि 1 यूनिट लेंथ का कोई भी चाहे कोई भी यूनिट हम इस्तेमाल करें, 1 मीटर इस्तेमाल करें, 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करें, यूनिट लेंथ का जो भी यूनिट हम इस्तेमाल करें 1 मैग्नीट्यूड उसका होना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं। तो सपोज करो कि ये एक वेक्टर है ओ पी, ठीक है, ये पॉइंट पी है और ओपी वेक्टर जैसा कि तुम देख रहे हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और मान लो कि ओपी की लेंथ जो है, इसका मॉडुलस जो है ये 1 यूनिट का है, तो ये वेक्टर जो है आई कैप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई कैप, स्मॉल आई कैप, इसका ख्याल रखना। वैसे ही यदि कोई वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस सपोज करो, और उसकी जो यूनिट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर 1 है इस पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में, सपोज करो कि ये पॉइंट Q है, इस तरह से कि O से Q की बीच की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, मेरा OQ वेक्टर से मतलब है, तो इसको हम J कैप से डिनोट करते हैं, स्मॉल J कैप। ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, सपोज करो कि R एक पॉइंट है जेड एक्सिस पर एग्जिस्ट करता हुआ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, O से R के बीच की जो दूरी है ये यूनिट लेंथ की है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसको हम स्मॉल k कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं स्मॉल आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को, जिनके मैग्नीट्यूड सब बताने की जरूरत नहीं, 1 होगा ही होगा, इन्हीं को कलेक्टिवली जो है ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। तो आई जे के वेक्टर्स are collectively called orthogonal triad vectors. Orthogonal triad of unit vectors or base vectors। अब बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, तो वो क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है उसको हम माइनस जे कैप से डिनोट करेंगे।
नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे माइनस के कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं मैं कि मॉडुलस ऑफ आई, चूंकि आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। मॉडुलस ऑफ जे जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 होगा। मॉड ऑफ के जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है आपके ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। रिजोल्यूशन, कॉम्पोजिशन का उल्टा रिजोल्यूशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स की बात हम कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि दो या दो से अधिक वेक्टर्स मिलकर जो असर पैदा करते हैं, यदि वही असर एक सिंगल कोई वेक्टर प्रोड्यूस कर पाता है, वही इफेक्ट अगर कोई सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर पाता है, तो उस सिंगल वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं, या कॉम्पोजिशन ऑफ दोज वेरियस वेक्टर्स कहते हैं, कॉम्पोजिशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ना, बहुत सारे वेक्टर्स को सम अप करके ऐड करके 1 बना देना। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन कहलाता है। इसका रिवर्स प्रोसेस जो है रिजोल्यूशन कहलाता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर गिवन होगा, उसे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे मतलब उसे दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर्स में हम तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे, ताकि वो दोनों तीनों जो भी जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी मिल करके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करें जितना कि वो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था। कहने का मतलब, मान लो कि एक बॉडी है, उस पर एक सर्टेन न्यूटन का फोर्स एक सर्टेन डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक सर्टेन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यदि मान लो कि उतना ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे फोर्सेस लगाने पड़े उसी बॉडी पर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था सिंगल फोर्स, ठीक है, उसके वो सभी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो डिफरेंट 2 3 4 5 वेक्टर्स जो हैं, जो उतना ही असर पैदा करे, वो जो कि उस बॉडी पर एक्ट करके सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी फोर्सेस जो हैं उस ओरिजिनल फोर्स के रिजॉल्व पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, उसमें एक सिंगल वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में, ध्यान देना, जो रिजॉल्व पार्ट्स होता है, जो स्प्लिटेड पार्ट होता है एक गिवन वेक्टर का, उसको हम कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं। और वो जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच कोई भी एंगल हो सकती है। ठीक है, तो पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का अर्थ यह हुआ कि स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ a vector in 2 or more than 2 parts, 2 vectors, which produces the same effect, as is produced by the original vector, तो एक वेक्टर को 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, जो सभी कंपोनेंट्स मिल करके वही असर पैदा कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल वेक्टर। तो इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन कहते हैं, जो कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का जस्ट उल्टा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक गिवन वेक्टर होगा। ठीक है, मान लो कि वो वेक्टर कैपिटल ए है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो, ठीक है, सर्टेन मैग्नीट्यूड का। अब उस गिवन वेक्टर के हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, यानी कि एक गिवन वेक्टर को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना सीखेंगे, उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स को हम ऑब्टेन करेंगे।
तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन के बाद रिजोल्यूशन ही चल रहा है। अब हम एक गिवन वेक्टर होगा, उसको हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, हम तोड़ लेंगे और स्प्लिट करेंगे और उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर in two mutually perpendicular components, ठीक है। एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना ये और उनको रिजॉल्व करना, ये जो है उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को, उन रिजॉल्व पार्ट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ और ये मान लो कि पॉइंट पी है, ठीक है, इसकी जो हेड है वो पी पॉइंट पर है। तो ओ को ओरिजिन मानते हुए हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस लेते हैं। वन इज पॉजिटिव एक्स, अनदर वन इज पॉजिटिव वाई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, यानी कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। हम करते क्या है कि P पॉइंट से, यानी कि फ्रॉम द टिप ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर, जिसके कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, इसके टिप से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। और ये परपेंडिकुलर्स जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मान लो कि पॉइंट M पर कट करता है, पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करता है। तो O से M तक का ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर OM, ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। OM वेक्टर, OM क्या है, ये फुट है, कहां से, P पॉइंट से, जो कि टिप है ओरिजिनल वेक्टर का, जिसको हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है, जिसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो इसकी टिप से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, जो कि M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो O से M के बीच का ये जो दूरी है और ये जो OM वेक्टर है, यही इसका x कंपोनेंट कहलाता है और इसको हम AX से डिनोट करते हैं। AX क्या हो गया, ये अभी वेक्टर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये AX मैग्नीट्यूड है, इस A वेक्टर का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि इस डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो I होता है, तो I कैप अगर एसोसिएट कर दे AX के साथ, तो ये जो वेक्टर हुआ ये हो गया हमारा वेक्टर OM और ये x कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। और यहां से इसी टिप से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहां पर, इस पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर जहां ये इसकी फुट होगी इस परपेंडिकुलर की, जैसे मान लो कि ये पॉइंट N है, ये फुट, ठीक है। तो O से ON वेक्टर जो हुआ ये क्या कहलाएगा, ये इसका y कंपोनेंट कहलाएगा, इस A वेक्टर का y कंपोनेंट ये कहलाएगा और इसको हम AY से डिनोट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर नहीं हुआ, याद करो इस डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो क्या है, J कैप है। तो इसके साथ अगर J कैप हम एसोसिएट कर दें तो ये AY J कैप, ये क्या हो गया, इस वेक्टर का y कंपोनेंट हो गया और x जो है इसका x कंपोनेंट हो गया। अब एक चीज देखो तुम, ये जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही कुछ एंगल भी बना रहा है, मान लो कि एंगल थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानो कि क्यों इस वेक्टर OM को हम x कंपोनेंट कहेंगे, क्यों इस वेक्टर OM को हम y कंपोनेंट कहेंगे। याद करो अभी जो हमने बतलाया कंपोनेंट वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, ये रिजॉल्व पार्ट्स क्यों कहलाएंगे, ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिजॉल्व पार्ट्स या टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्यों कहलाएंगे, इसलिए कहलाएंगे कि तुम एक चीज देखो, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ दें तो हमें ओरिजिनल वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। देखो कैसे, तो
एक वेक्टर हमारा ये हो गया x कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर y कंपोनेंट हो गया। तुम देखो ये जो pm लेंथ है, pm वेक्टर है, इसको n से p तक एक वेक्टर हम मान लें mp वेक्टर, तो mp वेक्टर और ayj वेक्टर दोनों एक ही हैं, इसके पैरेलल है, ये इसकी लेंथ के बराबर है। तो ये om वेक्टर जो है x कंपोनेंट हो गया axi कैप, और mp वेक्टर जो है ये ayj कैप जो है ये y कंपोनेंट वेक्टर का हो गया। अब तुम देखो, अगर दो वेक्टर को हमें जोड़ना होता है, जैसे हम यहां पर दो कंपोनेंट्स को x और y कंपोनेंट्स को हम जोड़ करके चेक करना चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल वेक्टर मिलता है कि नहीं, तो तुम देखो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रखते हैं, तो तुम देखो x कंपोनेंट वाले वेक्टर की हेड पर हमने y कंपोनेंट के टेल को रख दिया है, प्लेस कर दिया है, ठीक है। और तुम देखो पहले की टेल से फाइनल की हेड को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो हमें ओरिजिनल वेक्टर ऑब्टेन हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर की जो फुट है, इस पॉइंट से ओ पॉइंट की जो दूरी है ये x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, और इस परपेंडिकुलर की फुट जो y एक्सिस पर है उसकी ओरिजिन से जो दूरी है ये y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो गया इस गिवन वेक्टर का। और इस तरह से ये दो हमारे axi कैप और ayj कैप ये हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए इस ओरिजिनल वेक्टर के, इस गिवन वेक्टर के, ठीक है। इनको हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। इस वेक्टर को हमने रिजोल्व कर दिया, हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स हमने ऑब्टेन कर लिए। अब तुम एक चीज देखो, इस ओरिजिनल वेक्टर को चूंकि इन दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप। समझ में आ रही बात। तो देखो एक गिवन वेक्टर को उसके x y कंपोनेंट के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि वो वेक्टर एक प्लेन में है, ठीक है। अगर हो सकता है कि ये वेक्टर जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो, इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से हो, p यहां पर हो, o यहां पर हो, तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो गया। ये इसका न सिर्फ x कंपोनेंट ही है, न सिर्फ y कंपोनेंट ही बनेगा, बल्कि इसका z कंपोनेंट भी बनेगा। तो जैसे तो उस स्थिति में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अगर कोई वेक्टर जो है, मान लो कि ये p पोजीशन वेक्टर है, OP वेक्टर जो है एक पॉइंट P का जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में है कहीं पर, उसका ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है वेक्टर A, ठीक है। तो उसके x y z कंपोनेंट्स की बात होगी, उसमें z कंपोनेंट्स की भी बात होगी। तो वैसी स्थिति में इस गिवन वेक्टर के तीन रिजॉल्व पार्ट्स हो जाएंगे जो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे। जैसे axi कैप हमने लिखा प्लस ayj कैप करने पर जैसे a वेक्टर हमें यहां मिल रहा है, तो अगर कोई वेक्टर a जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में होगा तो उसमें एक और कंपोनेंट जुड़ जाएगा z कंपोनेंट, यानी कि इसमें ayj कैप के बाद azk कैप वाला टर्म उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। खैर फिलहाल ये बताओ आप लोग, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो ये देखो, अब यहां पर मैं तुमसे पूछूं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑल्सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी x, इसकी लेंथ कितनी है ax अपॉन मॉड a cos थीटा हो गया। इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ax इज इक्वल टू जो है मॉड a cos थीटा होगा, ठीक है। ध्यान देना, ax जो है ये मॉड a cos थीटा, इस ओरिजिनल वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा के प्रोडक्ट के बराबर ये हमारा x कंपोनेंट होगा। सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा कितना होगा, तो ऑल्सो sin थीटा इज इक्वल टू ay, इसका ये y कंपोनेंट सिर्फ लेंथ ले रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अपॉन इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्यों भाई, तो तुम देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, अपॉन मॉड a कर दो, तो ये हो गया हमारा sin थीटा। क्यों निकाल रहे हैं हम, ay की मैग्नीट्यूड चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो ay कितना हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज ay इज इक्वल टू मॉड a इंटू साइन थीटा हो जाएगा, मॉड a साइन थीटा हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो ये जो x कंपोनेंट आया है हमारा वेक्टर का, ये ओरिजिनल वेक्टर की मॉडुलस को cos थीटा से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, और y कंपोनेंट जो है वो मॉडुलस ऑफ a को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है,
ठीक है। अब चूंकि हम ओरिजिनल वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप के रूप में हम लिख सकते हैं, इसके कंपोनेंट फॉर्म में, xy कंपोनेंट के फॉर्म में, ये जो ओरिजिनल वेक्टर हमारा एक प्लेन में है, तो ax की वैल्यू अगर पुट कर दें, ay की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, एक काम करो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 अगर हम एज्यूम कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम 1 and 2, from first, second and third, we can say a is equal to, vector a is equal to ax की जगह mod a cos theta I cap, अब प्लस ay की जगह पे mod a sin theta j cap। समझ लो बात, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। यानी ओरिजिनल वेक्टर को हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जहां पर mod a cos थीटा तुम्हारा x कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, और ये हो गया आपका y कंपोनेंट। ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, हम चाहते हैं a का मॉडुलस निकालना, मतलब ये लेंथ जानना चाहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए निकालना चाहे, तो मॉडुलस ऑफ ए तुम देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो एज also mod a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तुम देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू mod a स्क्वायर। ठीक है, हियर वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमें मॉडुलस ऑफ a फाइंड करना हो, ओरिजिनल वेक्टर को इसके कंपोनेंट वेक्टर्स अगर मालूम है, अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको गिवन हैं, उन कंपोनेंट्स की मदद से अगर उस गिवन वेक्टर की मॉडुलस फाइंड करनी हो, तो कैसे फाइंड करोगे? उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। तुम देखो यहां से ये mod a स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया, तो mod a कितना हो जाएगा? ax स्क्वायर, यानी उस वेक्टर की x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर की y कंपोनेंट का स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a। तो फिर इस इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, लगे हाथ। तो ये बताओ कि इन x एंड y कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस थीटा को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इस थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। दरअसल हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट किसी वेक्टर का गिवन है, तो क्या करेंगे? तो तुम देखो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, तो ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। क्लियर है? यानी किस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने देखो क्या क्या सीख लिया, हमने ये जान लिया कि एक गिवन वेक्टर अगर कोई प्लेन में है, एक प्लेन में यदि हमें कोई वेक्टर गिवन होगा, तो उसके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम कैसे निकालेंगे, उनको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और रिजॉल्व करने के बाद उनके कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, एक्स कंपोनेंट क्या होंगे, वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा कि ये सारे रिलेशंस हमने ऑब्टेन कर लिए, और एक गिवन वेक्टर जो प्लेन में था उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स हमने डिटरमाइन कर लिए। और आपने ये भी सीख लिया कि क्यों ये दोनों जो है एक्स वाई कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तुम देख रहे हो क्योंकि इनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ने पर हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है, यानी कि दो वेक्टर्स मिल करके वही असर पैदा कर रहे हैं जो ये अकेला वेक्टर पैदा कर रहा है। इसीलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, एक बॉडी पर ax न्यूटन का मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है, उसी बॉडी पर पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग ay न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो a न्यूटन अकेले लग के जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है उस बॉडी पर, उस मासिक बॉडी पर, उतना ही असर ये दो कंपोनेंट्स मिल करके प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इन दोनों को हम कंपोनेंट्स वेक्टर कहते हैं। और इस तरह से हमने एक वेक्टर को जो एक प्लेन में गिवन है उसको रिजॉल्व करना हमने सीखा। और अब मान लो कि हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक पॉइंट जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस में है, एक प्लेन में है एक पॉइंट, उसकी पोजीशन वेक्टर हमें नोन है। तो एक पॉइंट जब 2D स्पेस में होगा, एक प्लेन में होगा, तो उसकी कुछ कोऑर्डिनेट होगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स।
तो अब जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, जो आप समझ ही चुके हो करीब करीब, वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर into in rectangular components पोजीशन वेक्टर जो है, सपोज करो कि कोई पॉइंट जो है एग्जिस्ट करता है एक प्लेन में है, इस बोर्ड वाले प्लेन में, तो इस पॉइंट P का कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट x है, ये वाई कोऑर्डिनेट y हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एक हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, तो इसमें OP हो गया पोजीशन वेक्टर, वेयर P इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन दिस प्लेन। और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर की फुट है, ये फुट की ओरिजिन से जो दूरी है ये हो जाएगी x, और ये जो लेंथ है जो कि इस परपेंडिकुलर से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर y एक्सिस पर, ठीक है, तो इसकी फुट अगर n है, तो ये जो O से n की दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू y। क्लियर है? अगर ये पोजीशन वेक्टर जो है, जैसा मैंने बताया था कि किसी पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है उसमें दो इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, एक कि वो किस डायरेक्शन में है वो पॉइंट, तो किस डायरेक्शन में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये एंगल मालूम होगा कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के साथ उसकी एंगल कितनी बना रहा है वो। दूसरा, उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि कितनी दूर पर है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा मान लो कि पोजीशन वेक्टर OP है, तो हम OP को लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू x। तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ इसके x कंपोनेंट का, जब हम xi कैप कर देंगे तो ये हो गया एक्चुअल में x कंपोनेंट। मेरा मतलब OM वेक्टर जो होगा, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर, OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, ठीक है। और OP इज इक्वल टू वेक्टर OP, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू OM वेक्टर का मतलब xi कैप प्लस ये हो गया तुम्हारा yj कैप प्लस yj कैप। क्लियर है? और साथ ही इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी इस OP की, तो OP की जो मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x कंपोनेंट्स एंड y कंपोनेंट्स। समझ में आ रही बात? और साथ ही ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया मैग्नीट्यूड की बात। ओरिजिनल वेक्टर पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे कंपोनेंट वेक्टर्स की मदद से। कंपोनेंट्स गिवन है एक्स वाई कंपोनेंट्स, तो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, और पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से कंपोनेंट वेक्टर्स में वो तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। और चूंकि थीटा ये मालूम है, और अभी हमने बताया कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, OP cos थीटा हो जाएगी। तो ऑल्सो OP इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा आई कैप। OP का मॉडुलस cos थीटा इनटू आई कैप हो जाएगा, चूंकि x की वैल्यू OP का मॉड cos थीटा हो जाएगा। अब प्लस मॉडुलस ऑफ OP sin थीटा j कैप हो गया। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया, थीटा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, और इस तरह से हमने ओरिजिनल वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर है उसकी मॉडुलस, थीटा, इन सब को इन्वॉल्व करके जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? तो ये रहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, x इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर OP का OP cos थीटा, ये क्या हो गया एक्चुअल में, ये एक्चुअल में OP cos थीटा है, OP cos थीटा हो गया, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट हो गया इस गिवन पोजीशन वेक्टर का। क्लियर है? तो इस तरह से हम एक गिवन वेक्टर के
जो कि पोजीशन वेक्टर है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और ये काम हम सीख गए और इस पर बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स भी करने होंगे जो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।